दोस्तों नमस्कार। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के के प्रयोग प्रयोग। में आज उस पुस्तक का चौथा भाग और इस वीडियो का 18वां भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा। किया कराया चौपट। मिस्टर चैम्बरलेन दक्षिण अफ्रीका से 3.5 करोड़ पाउंड लेने आए थे तथा अंग्रेज़ों का और हो सके तो बोअरों का मन जीतने आए थे। इसलिए भारतीय प्रतिनिधियों को नीचे लिखा ठंडा जवाब मिला। आप तो जानते हैं कि उत्तरदायी उपनिवेशों पर साम्राज्य सरकार का अंकुश नाम मात्र का ही है। आपकी शिकायतें तो सच्ची जान पड़ती हैं। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगा, पर आपको जिस तरह भी बने यहाँ के गोरों को रिझा कर रहना है। जवाब सुनकर प्रतिनिधि ठंडे हो गए। मैं निराश हो गया। जब जागे तभी सवेरा मानकर फिर से श्री गणेश करना होगा, यह बात मेरे ध्यान में आ गई और साथियों को मैंने समझा दी। मिस्टर चैम्बरलेन का जवाब क्या गलत था। गोलमोल बात कहने के बदले उन्होंने साफ बात कह दी। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून उन्होंने थोड़े शब्दों में समझा दिया। पर हमारे पास लाठी थी ही कहाँ। हमारे पास तो लाठी के प्रहार झेलने लायक मुश्किल से थे। मिस्टर चैम्बरलेन कुछ हफ्ते ही रहने वाले थे। दक्षिण अफ्रीका का कोई छोटा सा प्रांत नहीं है, वह एक देश है, खंड है। अफ्रीका में तो अनेक उपखंड समाये हुए हैं। यदि कन्याकुमारी से श्रीनगर 200 मील है तो डरबन से केप टाउन 1100 मील से कम नहीं है। इस खंड में मिस्टर चैम्बरलेन को तूफ़ानी दौरा करना था। वह ट्रांसवाल के लिए रवाना हुए। मुझे वहाँ के भारतीयों का केस तैयार करके उनके सामने पेश करना था। प्रिटोरिया किस तरह पहुँचा जाए, वहाँ मैं समय पर पहुँच सकूँ, इसके लिए अनुमति प्राप्त करने का काम हमारे लोगों से हो सकने जैसा ना था। प्रिटोरिया किस तरह पहुँचा जाए, वहाँ मैं समय पर पहुँच सकूँ, इसके लिए अनुमति प्राप्त करने का काम हमारे लोगों को हो सकने जैसा ना था। युद्ध के बाद ट्रांसवाल उजाड़ जैसा हो गया था। वहाँ न खाने को अन्न था, न पहनने ओढ़ने के कपड़े मिलते थे। खाली और बंद पड़ी हुई दुकानों को माल से भरना और खुलवाना था। यह तो धीरे धीरे ही हो सकता था। जैसे जैसे माल इकट्ठा होता जाए वैसे वैसे ही घर बार छोड़कर भागे हुए लोगों को वापस आने दिया जा सकता था। इस कारण प्रत्येक ट्रांसवालवासी को परवाना लेना पड़ता था। गोरों को तो परवाना मांगते ही मिल जाता था। मुसीबत हिंदुस्तानियों के लिए थी। लड़ाई के दिनों में हिंदुस्तान और श्रीलंका से बहुत से अधिकारी और सिपाही दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए थे। उनमें से जो लोग वहीं आबाद होना चाहें उनके लिए वैसी सुविधा कर देना ब्रिटिश राज्याधिकारियों का कर्तव्य माना गया था। उन्हें अधिकारियों का नया मंडल तो बनाना ही था। उनमें इन अनुभवी अधिकारियों का सहज ही उपयोग हो गया। इन अधिकारियों की तीव्र बुद्धि ने एक नया विभाग ही खोज निकाला। उसमें उनकी कुशलता भी अधिक तो थी। हफ्सियों से संबंध रखने वाला एक अलग विभाग पहले से ही था। ऐसी दशा में एशिया वासियों के लिए भी एक विभाग क्यों न हो। दलील ठीक मानी गई। यह नया विभाग मेरे दक्षिण अफ्रीका पहुंचने से पहले ही खुल चुका था और धीरे धीरे अपना जाल बिछा रहा था। जो अधिकारी भागे हुओं को वापस आने के परवाने देता था वही सबको दे सकता था, पर उसे यह कैसे मालूम हो कि एशियावासी कौन है। इसके समर्थन में दलील यह दी गई कि नए विभाग को सिफारिश पर ही एशियावासियों को परवाने मिला करें, तो इस अधिकारी की जिम्मेदारी कम हो जाए और उसका काम भी कुछ हल्का हो जाए। वस्तुस्थिति यह थी कि नए विभाग को कुछ काम की और कुछ दाम की ज़रूरत थी। काम ना हो तो इस विभाग की आवश्यकता सिद्ध ना हो सके और फलतः वह बंद हो जाए। अतएव उसे यह काम सहज ही मिल गया। हिंदुस्तानियों के इस विभाग में अर्जी देनी पड़ती थी, फिर बहुत दिनों बाद उसका उत्तर मिलता था। ट्रांसवाल जाने की इच्छा रखने वाले लोग अधिक थे, अतएव उनके लिए दलाल खड़े हो गए। इन दलालों और अधिकारियों के बीच गरीब हिंदुस्तानियों के हजारों रुपए लुट गए। मुझसे कहा गया था कि बिना वसीले के परवाना मिलता ही नहीं और कई बार तो वसीले या जरिए के होते हुए भी प्रति व्यक्ति 100 पाउंड तक
खर्च हो जाते हैं, इसमें मेरा ठिकाना कहाँ लगता। मैं अपने पुराने मित्र डरबन के पुलिस सुपरिंटेंडेंट के पास पहुंचा और उनसे कहा, आप मेरा परिचय परवाना देने वाले अधिकारी से करा दीजिए और मुझे परवाना दिला दीजिए। आप यह तो जानते ही हैं कि मैं ट्रांसवाल में रहा हूँ। वह तुरंत सिर पर टोप रखकर मेरे साथ आए और मुझे परवाना दिला दिया। मेरी ट्रेन को मुश्किल से 1 घंटा बाकी था। मैंने सामान वगैरह तैयार रखा था। सुपरिंटेंडेंट अलेक्जेंडर का आभार मानकर मैं प्रिटोरिया के लिए रवाना हो गया। मुझे कठिनाइयों का ठीक अंदाज हो गया था। मैं प्रिटोरिया पहुंचा, प्रार्थना पत्र तैयार किया। डरबन में प्रतिनिधियों के नाम किसी से पूछे गए सो मुझे याद नहीं, लेकिन यहाँ नया विभाग काम कर रहा था, इसलिए प्रतिनिधियों के नाम पहले से पूछ लिए गए थे। इसका हेतु मुझे अलग रखना था, ऐसा प्रिटोरिया के हिंदुस्तानियों को पता चल गया था। यह दुखद किंतु मनोरंजक कहानी आगे लिखी जाएगी। एशियाई विभाग की नवाबशाही। नए विभाग के अधिकारी समझ नहीं पाए कि मैं ट्रांसवाल में दाखिल कैसे हो गया। उन्होंने अपने पास आने वाले जाने वाले हिंदुस्तानियों से पूछा, पर वे बेचारे क्या जानते थे। अधिकारियों ने अनुमान किया कि मैं अपनी पुरानी जान पहचान के कारण बिना परवाने के दाखिल हुआ होऊंगा और अगर ऐसा हो तो मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी बड़ी लड़ाई के बाद हमेशा ही कुछ समय के लिए राज्यकर्ताओं को विशेष सत्ता दी जाती है। दक्षिण अफ्रीका में भी यही हुआ था। वहाँ शांति रक्षा के हेतु ये कानून बनाया गया था। इस कानून की एक धारा यह भी थी कि यदि कोई बिना परवाने के ट्रांसवाल में दाखिल हो तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए और कैद में रखा जाए। इस धारा के आधार पर मुझे पकड़ने के लिए सलाह मशविरा चला, पर मुझसे परवाना मांगने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। अधिकारियों ने डरबन तार तो भेजे ही थे। जब उन्हें यह सूचना मिली कि मैं परवाना लेकर दाखिल हुआ हूँ तो वह निराश हो गए, पर ऐसी निराशा से यह विभाग हिम्मत हारने वाला नहीं था। मैं ट्रांसवाल पहुँच गया था, लेकिन मुझे मिस्टर चैमलन के पास न पहुँचने देने में यह विभाग अवश्य सफल हो सकता था। इसलिए प्रतिनिधियों के नाम मांगे गए। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का अनुभव तो जहाँ तहाँ होता ही था, पर यहाँ हिंदुस्तान की सी गंदगी और चालबाजी की बू आई। दक्षिण अफ्रीका में शासन के साधारण विभाग जनता के लिए काम करते थे, इसलिए वहाँ के अधिकारियों में एक प्रकार की सरलता और नम्रता थी। इसका लाभ थोड़े बहुत अंश में काली पीली चमड़ी वालों को भी अनायास मिल जाता था। अब जब इनसे भिन्न एशियाई वातावरण ने प्रवेश किया तो वहाँ के जैसी निरंकुशता वैसे षड्यंत्र आदि बुराइयाँ भी आ घुसी। दक्षिण अफ्रीका में एक प्रकार की लोक सत्ता थी, जबकि एशिया से तो निरी नवाबशाही ही आई, क्योंकि वहाँ जनता की सत्ता नहीं थी बल्कि जनता पर ही सत्ता चलाई जाती थी। दक्षिण अफ्रीका में गोरे घर बनाकर बस गए थे, इसलिए वह वहाँ की प्रजा माने गए। इस कारण अधिकारियों पर उनका अंकुश रहता था। इसमें एशिया से आए हुए निरंकुश अधिकारियों ने सम्मिलित होकर हिंदुस्तानियों की स्थिति सरोते के बीच सुपारी जैसी कर डाली। मुझे भी इस सत्ता का ठीक अनुभव प्राप्त हुआ। पहले तो मुझे इस विभाग के उच्च अधिकारियों के पास बुलवाया गया। वह उच्च अधिकारी लंका से आए थे। बुलाया गया प्रयोग में कदाचित अतिशयोक्ति का आभास हो सकता है, इसलिए थोड़ी अधिक स्पष्टता कर दूं। मेरे नाम उनका कोई पत्र नहीं आया था, पर मुख्य हिंदुस्तानियों को वहाँ बार बार जाना ही पड़ता था। वैसे मुखियों में स्वर्गीय सेठ तैयब हाजी खान मोहम्मद भी थे। उनसे साहब ने पूछा, गांधी कौन है, वह यहाँ क्यों आया है? तैयब सेठ ने जवाब दिया, वह हमारे सलाहकार हैं, उन्हें हमने बुलाया है। साहब बोले, तो सब यहाँ किस काम के लिए बैठे हैं? क्या हम आप लोगों की रक्षा के लिए नियुक्त नहीं हुए हैं? गांधी यहाँ की हालत क्या जाने? तैयब सेठ ने जैसा भी उनसे बना इस चोट का जवाब देते हुए कहा, आप तो हैं ही, पर गांधी तो हमारे ही माने जाएंगे ना। वह हमारी भाषा जानते हैं, हमें समझते हैं। आप तो आखिरकार अधिकारी ठहरे। साहब ने हुक्म दिया, गांधी को मेरे पास लाना। तैयब सेठ आदि के साथ में गया। कुर्सी तो क्योंकार मिल सकती थी। हम सब खड़े रहे। साहब ने मेरी तरफ देखकर पूछा, कहिए आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने जवाब दिया, अपने भाइयों के बुलाने पर मैं उन्हें सलाह देने आया हूँ। पर आप क्या जानते नहीं हैं कि आपको यहाँ आने का अधिकार ही नहीं है? परवाना तो आपको भूल से मिल गया है। आप यहाँ के निवासी नहीं माने जा सकते। आपको वापस जाना होगा। आप मिस्टर
चैम्बरलेन के पास नहीं जा सकते। यहाँ के हिंदुस्तानियों की रक्षा करने के लिए तो हमारा विभाग विशेष रूप से खोला गया है। अच्छा जाइए। इतना कहकर साहब ने मुझे विदा किया। मुझे जवाब देने का अवसर ही न दिया। दूसरे साथियों को रोक लिया। उन्हें साहब ने धमकाया और सलाह दी कि वह मुझे ट्रांसवाल विदा कर दें। साथी कड़वा मुँह लेकर लौटे। यूँ एक नई ही पहेली अनपेक्षित रूप से हमारे सामने हल करने के लिए खड़ी हो गई। कड़वा घूंट पिया। इस अपमान ने मुझे बहुत दुख हुआ, पर पहले मैं इसे अपमान सहन कर चुका था। इससे पक्का हो गया था। अतएव मैंने अपमान की परवाह न करते हुए तटस्थता पूर्वक जब जो कर्तव्य मुझे सूझ जाए सो करते रहने का निश्चय किया। उक्त अधिकारी के हस्ताक्षरों वाला पत्र मिला। उसमें लिखा था कि मिस्टर चैम्बरलेन डरबन में मिस्टर गांधी से मिल चुके हैं, इसलिए अब उनका नाम प्रतिनिधियों में से निकाल डालने की ज़रूरत है। साथियों को वह पत्र असहाय प्रतीत हुआ। उन्होंने अपनी राय दी कि डेपुटेशन ले जाने का विचार छोड़ दिया जाए। मैंने उन्हें हमारे समाज की विषय स्थिति समझाई। अगर आप मिस्टर चैम्बरलेन के पास नहीं जाएंगे तो यह माना जाएगा कि यहाँ हमें कोई कष्ट है ही नहीं। आखिर जो कहना हो तो लिखकर ही कहना है और वह तैयार है। मैं पढ़ूं या दूसरा कोई पढ़े इसकी चिंता नहीं है। मिस्टर चैम्बरलेन हमसे कोई चर्चा थोड़े ही करने वाले हैं। मेरा जो अपमान हुआ है उसे हमें पी जाना पड़ेगा। मैं यूँ कह ही रहा था कि इतने में तैयब सेठ बोल उठे, पर आपका अपमान सारे भारतीय समाज का अपमान है। आप हमारे प्रतिनिधि हैं, इसे कैसे भुलाया जा सकता है। मैंने कहा यह सच है, पर समाज को भी ऐसे अपमान पी जाने पड़ेंगे। हमारे पास दूसरा इलाज है ही क्या। तैयब सेठ ने जवाब दिया, भले जो होना हो सो हो, पर जानबूझकर दूसरा अपमान क्यों सहा जाए। बिगाड़ तो यूँ हो भी रहा है, हमें हक ही कौन से मिले हैं। मुझे यह जोश अच्छा लगता था, पर मैं जानता था कि इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। मुझे अपने समाज की मर्यादा का अनुभव था। अतएव मैंने साथियों को शांत किया और मेरे बदले स्वर्गीय जॉर्ज गॉडफ्रे को, जो हिंदुस्तानी बैरिस्टर थे, ले जाने की सलाह दी। अतः मिस्टर गॉडफ्रे डेपुटेशन के नेता बने। मेरे बारे में मिस्टर चैम्बरलेन ने थोड़ी चर्चा भी की। एक ही व्यक्ति को दूसरी बार सुनने की अपेक्षा नए को सुनना अधिक उचित है। आदि बातें कहकर उन्होंने किए हुए घाव को भरने का प्रयत्न किया, पर इससे समाज का और मेरा काम बढ़ गया, पूरा ना हुआ। पुनः कहकहरे से आरंभ करना आवश्यक हो गया। आपके कहने से समाज ने लड़ाई में हिस्सा लिया, पर परिणाम तो यही निकला ना। इस तरह ताना मारने वाले भी समाज में निकल आए, पर मुझ पर तो इन तानों का कोई असर न हुआ। मैंने कहा, मुझे इस सलाह का पछतावा नहीं है, पर मैं अब भी यह मानता हूँ कि हमने लड़ाई में भाग लेकर ठीक ही किया है। वैसा करके हमने अपने कर्तव्य का पालन किया है। हमें उसका फल चाहे देखने को न मिले, पर मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि शुभ कार्य का फल शुभ ही होता है। बीती बातों का विचार करने की अपेक्षा अब हमारे लिए अपने वर्तमान कर्तव्य का विचार करना अधिक अच्छा होगा। अतएव हम उसके बारे में सोचें। दूसरों ने भी इस बात का समर्थन किया। मैंने कहा, सच तो यह है कि जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया था वह पूरा हुआ माना जाएगा, पर मैं मानता हूँ कि आपके मुझे छुट्टी दे देने पर भी अपने बस भर मुझे ट्रांसवाल से हटना नहीं चाहिए। मेरा काम अपने टाल से नहीं, बल्कि यहाँ से चलना चाहिए। 1 साल के अंदर वापस जाने का विचार मुझे छोड़ देना चाहिए और यहाँ की वकालत की सनद हासिल करनी चाहिए। इस नए विभाग से निपट लेने की हिम्मत मुझमें है। यदि हमने मुकाबला न किया तो समाज लुट जाएगा और शायद यहाँ से उसके पैर भी उखड़ जाएंगे। समाज का अपमान और तिरस्कार रोज़ रोज़ बढ़ता ही जाएगा। मिस्टर चैम्बरलेन मुझसे नहीं मिले। उक्त अधिकारी ने मेरे साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया। यह तो सारे समाज के अपमान की तुलना में कुछ भी नहीं है। यहाँ हमारा कुत्तों की तरह रहना बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता। इस प्रकार मैंने चर्चा चलाई। प्रिटोरिया और जोहानिसबर्ग में रहने वाले भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करके अंत में जोहानिसबर्ग में रखने का निश्चय हुआ। ट्रांसवाल में मुझे वकालत की सनद मिलने के बारे में भी शंका तो थी, पर वकील मंडल की ओर से मेरे प्रार्थना पत्र का विरोध नहीं हुआ और बड़ी अदालत ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। हिंदुस्तानी को अच्छे स्थान में ऑफिस के लिए घर मिलना भी कठिन काम था। मिस्टर रीच के साथ मेरा अच्छा परिचय हो गया था। उस समय वह व्यापारी वर्ग में थे। उनकी जान पहचान के हाउस एजेंट के द्वारा मुझे ऑफिस के लिए अच्छी बस्ती में घर मिल गया और मैंने वकालत शुरू कर दी।
बढ़ती हुई त्यागवृत्ति। ट्रांसवाल में भारतीय समाज के अधिकारों के लिए जिस प्रकार लड़ना पड़ा और एशियाई विभाग के अधिकारियों के साथ जैसा व्यवहार करना पड़ा, इसका वर्णन करने से पहले मेरे जीवन के दूसरे अंग पर दृष्टि डाल लेना आवश्यक है। अब तक कुछ द्रव्य इकट्ठा करने की मेरी इच्छा थी, परमार्थ के साथ स्वार्थ का मिश्रण था। जब बम्बई में दफ्तर खोला तो एक अमेरिकन बीमा एजेंट मिलने आया था। उसका चेहरा सुंदर था और बातें मीठी थी। उसने मेरे साथ मेरे भावी हित की बातें ऐसे ढंग से की मानो हम पुराने मित्र हों। अमेरिका में तो आपकी स्थिति के सब लोग अपने जीवन का बीमा कराते हैं, आपको भी ऐसा करके भविष्य के विषय में निश्चिंत हो जाना चाहिए। जीवन का भरोसा है ही नहीं। अमेरिका में तो हम बीमा कराना अपना धर्म समझते हैं। क्या मैं आपको एक छोटी सी पॉलिसी लेने के लिए ललचा नहीं सकता? तब तक दक्षिण अफ्रीका में और हिंदुस्तान में बहुत से एजेंटों की बात मैंने मानी नहीं थी। मैं सोचता था कि बीमा कराने में कुछ भीरुता और ईश्वर के प्रति अविश्वास रहता है, पर इस बार मैं लालच में आ गया। वह एजेंट जैसे तैसे बातें करता जाता, वैसे वैसे मेरे सामने पत्नी और बच्चों की तस्वीर खड़ी होती जाती। भले आदमी, तुमने पत्नी के सब गहने बेच डाले हैं। यदि कल तुम्हें कुछ हो जाए तो पत्नी और बच्चों के भरण पोषण का भार उन गरीब भाई पर ही पड़ेगा ना, जिन्होंने पिता का स्थान लिया है और उसे सुशोभित किया है। यह उचित न होगा। मैंने अपने मन के साथ इस तरह की दलीलें की और रुपया 10,000 का बीमा करा लिया। पर दक्षिण अफ्रीका में मेरी स्थिति बदल गई और फलतः मेरे विचार भी बदल गए। दक्षिण अफ्रीका की नई आपत्ति के समय मैंने जो कदम उठाए सो ईश्वर को साक्षी रखकर ही उठाए थे। दक्षिण अफ्रीका में मेरा कितना समय चला जाएगा, इसकी मुझे कोई कल्पना नहीं थी। मैंने समझ लिया था कि मैं हिंदुस्तान वापस नहीं जा सकूंगा। मुझे अपने बाल बच्चों के साथ ही रहना चाहिए। अब उनका वियोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनके भरण पोषण की व्यवस्था भी दक्षिण अफ्रीका में ही होनी चाहिए। इस प्रकार सोचने के साथ ही उक्त पॉलिसी मेरे लिए दुखद बन गई। बीमा एजेंट के जाल में फंस जाने के लिए मैं लज्जित हुआ। यदि बड़े भाई पिता के समान हैं तो छोटे भाई की विधवा के बोझ को वह भारी समझेंगे। यह तूने कैसे सोच लिया? यह भी क्यों माना कि तू ही पहले मरेगा? पालन करने वाला तो ईश्वर है, ना तू है ना भाई है। बीमा कराकर तूने अपने बाल बच्चों को भी पराधीन बना दिया है। वह स्वावलंबी क्यों न बने? असंख्य गरीबों के बाल बच्चों का क्या होता है? तू अपने को उन्हीं के समान क्यों नहीं मानता? इस प्रकार विचारधारा चली। उस पर अमल मैंने तुरंत ही नहीं किया था। मुझे याद है कि बीमे की एक किस्त तो मैंने दक्षिण अफ्रीका से भी भेजी थी, पर इस विचार प्रवाह को बाहर का उत्तेजन मिला। दक्षिण अफ्रीका की पहली यात्रा में ईसाई वातावरण के संपर्क में आकर धर्म के प्रति जागृत बना था। इस बार मैं थियोसॉफी के वातावरण के संसर्ग में आया। मिस्टर रीच थियोसॉफिस्ट थे। उन्होंने मेरा संबंध जोहानिसबर्ग सोसाइटी से करा दिया। मैं उसका सदस्य तो नहीं ही बना, थियोसॉफी के सिद्धांतों से मेरा मतभेद बना रहा। फिर भी मैं लगभग हर एक थियोसॉफिस्ट के गाढ़ परिचय में आया। उनके साथ रोज़ मेरी धर्म चर्चा होती थी। मैं उनकी पुस्तकें पढ़ता था। उनकी सभा में बोलने के अवसर भी मुझे आते थे। थियोसॉफी में भाईचारा स्थापित करना और बढ़ाना मुख्य वस्तु है। हम लोग इस विषय की खूब चर्चा करते थे और जहाँ मैं इस सिद्धांत में और सदस्यों के आचरण में भेद पाता वहाँ आलोचना भी करता था। स्वयं मुझ पर इस आलोचना का काफ़ी प्रभाव पड़ा। मैं आत्मनिरीक्षण करना सीख गया। निरीक्षण का परिणाम सन 1893 में जब मैं ईसाई मित्रों के निकट संपर्क में आया, तब मैं केवल विद्यार्थी की स्थिति में था। ईसाई मित्र मुझे बाइबल का संदेश सुनाने, समझाने और मुझसे उसको स्वीकार करने का भी प्रयत्न करते थे। मैं नम्रतापूर्वक तटस्थ भाव से उनकी शिक्षा को सुन और समझ रहा था। इस निमित्त से मैंने हिंदू धर्म का यथाशक्ति अध्ययन किया और दूसरे धर्मों को समझाने की कोशिश की। अब 1903 में स्थिति थोड़ी बदल गई। थियोसॉफिस्ट मित्र मुझे अपने मंडल में सम्मिलित करने की इच्छा अवश्य रखते थे, पर उनका हेतु हिंदू के नाते मुझसे कुछ प्राप्त करना था। किसी के साथ मैंने स्वामी विवेकानंद का तो किसी के साथ मणिलाल नभुभाई का राजयोग पढ़ना शुरू किया। एक मित्र के साथ पातंजलि योग दर्शन पढ़ना पड़ा। बहुतों के साथ गीता का अभ्यास शुरू किया। जिज्ञासु मंडल के नाम से छोटा सा मंडल भी स्थापित किया और नियमित अभ्यास होने लगा। गीता पर मुझे प्रेम और श्रद्धा तो थी ही, अब उनकी गहराई में उतरने की आवश्यकता प्रतीत हुई। मेरे पास एक दो अनुवाद थे। उनकी सहायता से मैंने मूल संस्कृत समझ लेने का प्रयत्न किया और नित्य एक दो श्लोक कंठस्थ करने का निश्चय किया।
प्रातः दातुन और स्नान के समय का उपयोग गीता के श्लोक कंठस्थ करने में किया। दातुन में 15 और स्नान में 20 मिनट लगते थे। दातुन अंग्रेजी ढंग से मैं खड़े खड़े करता था। सामने की दीवार पर गीता श्लोक लिखकर चिपका देता था और आवश्यकता अनुसार उन्हें देखता तथा पढ़ता जाता था। ये पढ़े हुए श्लोक स्नान करने तक पक्के हो जाते थे। इस बीच पिछले कंठस्थ किए हुए श्लोकों को भी मैं एक बार दोहरा जाता था। इस प्रकार 13 अध्याय तक कंठस्थ करने की बात मुझे याद है। बाद में काम बढ़ गया। सत्याग्रह का जन्म होने पर उस बालक के लानन पानन में मेरा विचार करने का समय भी बीतने लगा और कहना चाहिए कि आज भी बीत रहा है। इस गीता पाठ का प्रभाव मेरे सहायक साथियों पर क्या पड़ा उसे वह जाने, परंतु मेरे लिए तो वह पुस्तक आचार की एक मार्गदर्शिका बन गई। वह मेरे लिए धार्मिक कोश का काम देने लगी। जिस प्रकार नए अंग्रेजी शब्दों के हिज्जों या उनके अर्थ के लिए मैं अंग्रेजी शब्दकोश देखता था, उसी प्रकार आचार संबंधी कठिनाइयों और उसकी अटपटी समस्याओं को मैं गीता से हल करता था। उसके अपरिग्रह, संभाव आदि शब्दों ने मुझे पकड़ लिया। संभाव का विकास कैसे हो, उसकी रक्षा किस प्रकार की जाए, अपमान करने वाले अधिकारी, रिश्वत लेने वाले अधिकारी, व्यर्थ विरोध करने वाले, कल के साथी इत्यादि, और जिन्होंने बड़े बड़े उपकार किए हैं, ऐसे सज्जनों के बीच भेद न करने का क्या अर्थ है। अपरिग्रह किस प्रकार पाला जाता होगा। देह का होना ही कौन कम परिग्रह है। स्त्री पुत्रादि परिग्रह नहीं तो और क्या है। ढेरों पुस्तकों से भरी इन अलमारियों को क्या जला डालूं, घर जलाकर तीर्थ करने जाऊं। तुरंत ही उत्तर मिला कि घर जलाए बिना तीर्थ किया ही नहीं जा सकता। यहाँ अंग्रेजी कानून ने मेरी मदद की। स्नेल की कानूनी सिद्धांतों की चर्चा याद आई। गीता के अध्ययन के फलस्वरूप ट्रस्टी शब्द का अर्थ विशेष रूप से समझ में आया। कानून शास्त्र के प्रति मेरा आदर बढ़ा। मुझे उसमें भी धर्म के दर्शन हुए। ट्रस्टी के पास करोड़ों रुपए के रहते हुए भी उनमें एक भी पाई उसकी नहीं होती। मुमुक्षु को ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। यह बात मैंने गीता से समझी। मुझे यह दीपक की तरह स्पष्ट दिखाई दिया कि अपरिग्रह ही बनने में, समभावी होने में हेतु का, हृदय का परिवर्तन आवश्यक है। मैंने रेवा शंकर भाई को इस आशय का पत्र लिख भेजा कि बीमे की पॉलिसी बंद कर दें। कुछ रकम वापस मिले तो ले लें, ना मिले तो भरे हुए पैसों को गया समझ लें। बच्चों की और स्त्री की रक्षा उन्हें और हमें पैदा करने वाला ईश्वर करेगा। पिता तुल्य भाई को लिखा। आज तक मेरे पास जो बचा वह मैंने आपको अर्पण किया। अब मेरी आशा आप छोड़ दीजिए। अब जो बचेगा सो यही हिंदुस्तानी समाज के हित में खर्च होगा। भाई को यह बात मैं शीघ्र ही समझा न सका। पहले तो उन्होंने मुझे कड़े शब्दों में उनके प्रति मेरा धर्म समझाया। तुम्हें पिताजी से अधिक बुद्धिमान नहीं बनना चाहिए। पिताजी ने जिस प्रकार कुटुंब का पोषण किया उसी प्रकार तुम्हें भी करना चाहिए आदि। मैंने उत्तर में विनयपूर्वक लिखा कि मैं पिता का ही काम कर रहा हूँ। कुटुंब शब्द का थोड़ा विशाल अर्थ समझ लिया जाए तो मेरा निश्चय आपको समझ में आ सकेगा। भाई ने मेरी ये आशा छोड़ दी। एक प्रकार से बोलना ही बंद कर दिया। इससे मुझे दुख हुआ, पर जिसे मैं अपना धर्म मानता था उसे छोड़ने से कहीं अधिक दुख होता था। मैंने कम दुख सहन नहीं किया, फिर भी भाई के प्रति मेरी भक्ति निर्मल और प्रचंड बनी रही। भाई का दुख उनके प्रेम में से उत्पन्न हुआ था। उन्हें मेरे पैसों से अधिक आवश्यकता मेरे सद्व्यवहार की थी। अपने अंतिम दिनों में भाई पिघले मृत्युशैया पर पड़े पड़े उन्हें प्रतीति हुई कि मेरा आचरण ही सच्चा और धर्मपूर्ण था। उनका अत्यंत करुणाजनक पत्र मिला। यदि पिता पुत्र से क्षमा मांग सकता है तो उन्होंने मुझसे क्षमा मांगी। उन्होंने लिखा कि मैं उनके लड़कों का पालन पोषण अपनी रीति के अनुसार करूं। स्वयं मुझसे मिलने के लिए वे अधीर हो गए। मुझे तार दिया। मैंने तार से ही जवाब दिया, आ जाइए। पर हमारा मिलन बदाना था। उनकी अपने पुत्रों संबंधी इच्छा भी पूरी नहीं हुई। भाई ने देश में ही दें छोड़ी। लड़कों पर उनके पूर्ण जीवन का प्रभाव पड़ चुका था। उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं उन्हें अपने पास खींच ना सका। निरामिषाहार के लिए बलिदान। मेरे जीवन में जैसे जैसे त्याग और सादगी बढ़ी और धर्म जागृति का विकास हुआ, वैसे वैसे निरामिषाहार का और उसके प्रचार का मेरा शौक बढ़ता गया। प्रचार कार्य की एक ही रीति मैंने जानी है, वह है आचार की और आचार के साथ जिज्ञासुओं से वार्तालाप की। थियोसॉफिस्टों में अधिकार निरामिषाहारी होते हैं, कुछ पूरे कुछ अधूरे।
इस मंडल में एक साहसी महिला भी थी। उसने बड़े पैमाने पर एक निरामिषाहारी भोजनालय खोला। यह महिला कला की शौकीन थी। वह खुले हाथों खर्च करती थी और हिसाब किताब का उसे बहुत ज्ञान नहीं था। उसकी काफ़ी मित्र मंडली थी। पहले तो उसका काम छोटे पैमाने पर शुरू हुआ, पर उसने उसे बढ़ाने और बड़ी जगह लेने का निश्चय किया। इसमें उसने मेरी मदद मांगी। उस समय मुझे उसके हिसाब आदि की कोई जानकारी नहीं थी। मैंने यह मान लिया था कि उसका अंदाज़ा ठीक ही होगा। मेरे पास पैसे की सुविधा थी। कई मुवक्किलों के रुपए मेरे पास जमा रहते थे। उनमें से एक से पूछकर उसकी रकम में से लगभग 1000 पाउंड उस महिला को मैंने दे दिए। यह मुवक्किल विशाल हृदय का और विश्वासी था। वह पहले गिरमिट में आया था। उसने हिंदी में कहा, भाई आपका दिल चाहे तो पैसे दे दो, मैं कुछ न जानूं, मैं तो आप ही को जानता हूं। उसका नाम बद्री था। उसने सत्याग्रह में बहुत बड़ा हिस्सा लिया था। वह जेल भी भुगत आया था। इतनी सम्मति के सहारे मैंने उसके पैसे उधार दे दिए। 2-3 महीनों में ही मुझे पता चल गया कि यह रकम वापस नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी रकम खो देने की शक्ति मुझ में नहीं थी। मेरे पास इस बड़ी रकम का दूसरा उपयोग था। रकम वापस मिली ही नहीं, पर विश्वासी बद्री की रकम डूब कैसे सकती थी? वह तो मुझी को जानता था। यह रकम मैंने भर दी। एक मुवक्किल मित्र से मैंने अपने इस लेन देन की चर्चा की। उन्होंने मुझे मीठा उलाहना देते हुए जागृत किया। भाई, दक्षिण अफ्रीका में मैं महात्मा नहीं बना था, बापू भी नहीं हुआ था। मुवक्किल मुझे भाई का करीब उबारते थे। यह आपका काम नहीं है, हम तो आपके विश्वास पर चलने वाले हैं। यह पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। बद्री को तो आप बचा लेंगे, पर अपना पैसा खोएंगे। पर इस तरह सुधार के कामों में सब मुवक्किलों के पैसे देने लगेंगे तो मुवक्किल मर जाएंगे और आप भिखमंगे बनकर घर बैठेंगे। इससे आपके सार्वजनिक काम की क्षति पहुंचेगी। मुझे इस मुवक्किल की चेतावनी सच मालूम हुई। बद्री की रकम तो मैं चुका सका, पर दूसरे 1000 पाउंड यदि उन्हीं दिनों मैंने खो दिए होते तो उन्हें चुकाने की शक्ति मुझ में बिल्कुल नहीं थी। उसके लिए मुझे कर्ज ही लेना पड़ता। यह धंधा तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया और इसके लिए मेरे मन में हमेशा ही बड़ी रुचि रही है। मैंने अनुभव किया कि सुधार करने के लिए भी अपनी शक्ति के बाहर जाना उचित नहीं था। मैंने यह भी अनुभव किया कि इस प्रकार पैसे उधार देने में मैंने गीता के तटस्थ निष्काम कर्म के मुख्य पाठ का अनादर किया था। यह भूल मेरे लिए दीप स्तंभ सी बन गई। निरामिषाहार के प्रचार के लिए ऐसा बलिदान करने की मुझे कोई कल्पना न थी। मेरे लिए यह जबरदस्ती का पुण्य बन गया। बलवान से भिड़ंत। अब एशियाई अधिकारियों की ओर लौटें। एशियाई अधिकारियों का बड़े से बड़ा थाना जोहानिसबर्ग में था। मैं यह देख रहा था कि उस थाने में हिंदुस्तानी, चीनी आदि लोगों का रक्षण नहीं बल्कि भक्षण होता था। मेरे पास रोज़ शिकायतें आती, हकदार दाखिल नहीं हो सकते और बिना हक वाले 100-100 पाउंड देकर चले आ रहे हैं। इसका इलाज आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मेरी भी यही भावना थी। यदि यह सड़ांध दूर न हो तो मेरा ट्रांसवाल में बसना व्यर्थ माना जाएगा। मैं प्रमाण जुटाने लगा। जब मेरे पास प्रमाणों का अच्छा सा संग्रह हो गया तो मैं पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। मुझे लगा कि उसमें दया और न्याय की वृत्ति है। मेरी बात को बिल्कुल अनसुनी करने के बदले उसने मुझे धीरज से सुना और प्रमाण उपस्थित करने को कहा। गवाहों के बयान उसने स्वयं ही लिए। उसे विश्वास हो गया, पर जिस तरह मैं जानता था उसी तरह वह भी जानता था कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे पंचों द्वारा गोरे अपराधियों को दंड दिलाना कठिन है। उसने कहा, फिर भी हम प्रयत्न तो करेंगे ही। ऐसे अपराधी जूरी द्वारा छोड़ दिए जाएंगे, इस डर से उन्हें पकड़वाना भी उचित नहीं है। इसलिए मैं तो उन्हें पकड़वाऊंगा। आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि अपनी मेहनत में मैं कोई कसर नहीं छोड़ रखूँगा। मुझे तो विश्वास था कि दूसरे अधिकारियों पर भी मुझे संदेह तो था, पर उनके विरुद्ध मेरे पास कमज़ोर प्रमाण था। 2 के बारे में कोई संदेह नहीं था तो 2 के नाम वारंट निकले। मेरा आना जाना छिपा ही नहीं रह सकता था। कई लोग देखते थे कि मैं प्रायः प्रतिदिन पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाता हूँ। इन 2 अधिकारियों के छोटे बड़े जासूस तो थे ही। वह मेरे दफ्तर पर निगरानी रखते और मेरे आने जाने की खबरें उन अधिकारियों को पहुँचाते थे। यहाँ मुझे यह कहना चाहिए कि उक्त अधिकारियों का अत्याचार इतना ज़्यादा था कि उन्हें ज़्यादा जासूस नहीं मिलते थे। यदि हिंदुस्तानियों और चीनियों की मुझे मदद ना होती तो ये अधिकारी पकड़े ही ना जाते। इन 2 में से एक अधिकारी भागा। पुलिस कमिश्नर ने बाहर का वारंट निकाल कर उन्हें वापस पकड़वा मंगवाया। मुकदमा चढ़ा, प्रमाण भी मजबूत थे और एक के तो भागने का प्रमाण भी जूरी के पास पहुंच सका था। फिर भी दोनों छूट गए। मुझे बड़ी निराशा हुई। पुलिस कमिश्नर को दुख हुआ।
वकालत में से मुझे रुचि हो गई। बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने में होता देखकर मुझे बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी।